आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर या कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जाने वाली रोबोट की ऐसी कैपेसिटी है जो आमतौर पर इंसानों के जरिए अंजाम दी जाती है, इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस और समझ की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी डेवलप नहीं हुई है जो एक आम इंसान की तरह सभी कामों को अंजाम दे सके, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास कामों को इंसानों का मुकाबला उसमें ज़रूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की आबादी की लगभग 65% आबादी 35 साल की उम्र से कम उम्र वाली है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मुल्क में कितना डेवलप हो पाया है और हम अपनी इकोनॉमी को कैसे इससे मदद पहुंचा सकते हैं। इसी को आज डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है खास मेहमानों को। हमारे साथ रिसर्च और इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में रिसर्चर सैयद अरसलान अली और आईआईटी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर तन्मय चक्रवर्ती हैं। आप दोनों का ही हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि एआई कैसे रीशेप कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी को, एक तरह से कहा जाए ये गेम चेंजर साबित हो रही है। तो प्रोफेसर तन्मय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करने की बात है और अगर हम उसको इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो किस तरीके से एआई एक गेम चेंजर साबित हो रही है? तो एआई मतलब आज तो बाज़वर्ड है, पर्टिकुलरली जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी सब लोग जानते हैं। तो आई मीन ग्लोबल इकोनॉमी आप देखोगे तो आई थिंक हर सेक्टर में जहाँ पे ऑटोनॉमी के बात आता है, लेट्स से ऑटोमेशन, कुछ चीज़ को ऑटोमेशन करना है, जहाँ पे ह्यूमन लेबर इंटेंसिव काम है, उस जगह पे एआई डेफिनेटली यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जहाँ पे एआई शायद उतना यूज़फुल नहीं भी हो, मतलब नहीं भी चाहिए, वहाँ पे भी लोग एआई यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसी जगह पे भी देखा हूँ कि जहाँ पे लोग चाहिए नहीं, वहाँ पे भी लोग एआई यूज़ करते हैं। पर एआई को लोगों को एआई अडॉप्ट करके उसको आगे लेके जाना है। इंडिया खास करके अगर आप इंडिया के बारे में देखोगे तो इंडिया में आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे नीति आयोग के जो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई है, जो एआई टास्क फोर्स है, उसके ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम बनाए हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं। उसके हिसाब से डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, हर एक जगह पे एआई को ठीक तरीके से अडॉप्ट करना, उसको रेगुलेट करना, ये सब के बारे में बात हो रहा है। मतलब डिजिटल इकोनॉमी हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। जैसे फिनेंस मिनिस्टर ने खुद बोला था कि लेट्स से 2014 में 4 to 4.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन आते थे डिजिटल इकोनॉमी से। नाउ 2026 में वो जाके 20% बढ़ेगा, 21% होंगे। उसमें एआई का तो मेजर रोल है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर श्योर। जी अरसलान जी, आपसे भी हम ये बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज एआई की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है और इकोनॉमी के रीशेपिंग के लिए बहुत ही इसको अहम बताया जा रहा है, अगर हम इंडिया के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी इस पूरी इकोनॉमी को कैसे एआई रीशेप कर सकता है, और इंडिया की अगर हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो कितने प्रिपेयर हैं हम एआई के लिए? देखिए, एआई का जब हम संदर्भ डिस्कस करते हैंगे, उसमें बहुत मद्देनज़र पहलू रखने की बात यह है कि वो 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। पहला उसका ट्रांजिशन फेस होता है, जहाँ पे वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट, किफ़ायती बनाता है। लेबर किफ़ायती होगा, कैपिटल किफ़ायती होगा, जिसमें कि हमारे जो इंसानी क़ुव्वतें, जो माशियत की जो इंसानी क़ुव्वतें हैं, वो इतना ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होती। एक दूसरा पहलू उसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन का पहलू, जिसमें वो अपनी पूरी इंसानी क़ुव्वतों को ट्रांसफॉर्म करके दरकिनार करके उनकी जगह ले लेता है।
तीसरा उसका पहलू होता है सोशल डेवलपमेंट का पहलू, कि कैसे वो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट पे एआई असर करता है। तो ये 3 पहलुओं पे मद्देनज़र रखते हुए हमें ये भी इंडिया के संदर्भ में जब हम हिंदुस्तान के उसमें देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि कैसे ये तीनों चीज़ों पे अलग अलग तरीके से एआई असर करेगा। और क्योंकि एक एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में है, तो इसमें एक बहुत हद तक ये पहलू भी आता है कि कैसे एक तरक्की याफ्ता और तरक्कीशुदा ममालिकों के बीच ये असर करेगा। हिंदुस्तान में हम जब देखते हैं कि एआई इज़ कैटेगराइज एज अ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे खुद हिंदुस्तान मुल्क में तरह तरह के पायदान पे, तरक्की के पायदान पे लोग मौजूद हैं। एआई कैसे उनको इफ़ेक्ट करेगा? हमारे कई तरक्की के पायदान पे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो उन पायदानों पे है जहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 भी नहीं पहुँचा है, 3 भी नहीं पहुँचा है। तो उन पे एआई क्या असर करेगा और क्या वो एआई के लिए तैयार हैं? तो इस संदर्भ में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की प्रिपेयर्डनेस देखना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डीबीटी हो गया, आपका एनडीए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, इसमें जो एआई का यूज़ होता है डेटा एग्रीगेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक सोशल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इंडिया काफ़ी हद तक इसमें आगे बढ़ चुका है और एक लीड ले चुका है तरक्कीशुदा और तरक्की याफ्ता ममालिकों की रहबरी के लिए। जी प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपसे ये मैं समझना चाहूँगी कि जब एआई की बात करते हैं तो जो एक कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, उसको लगता है चैट जीपीटी या इस तरह की या फ़ोटो एनिमेशन, यही चीज़ें हैं वो ज़्यादा इसमें शामिल रहती हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से लेकर बैंकिंग है और तमाम सेक्टर्स है जहाँ पर एआई का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ई कॉमर्स है, अगर अभी हम बात करें तो ये जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है, लेन देन है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो किन किन सेक्टर्स में, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में एआई जो है वो एक बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट का एक टूल साबित हो सकता है? देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं तो बोलूँगा 3 टूल्स मैं जानता हूँ जो बहुत बढ़िया साबित हुआ है। एक तो यूपीआई, ओके, दूसरा है आधार सिस्टम, राइट, और तीसरा है डिजी लॉकर। ये तीनों इतने सिक्योर्ड, इतने अच्छे तरीके से, इतने वाइड स्प्रेड हुआ है अक्रॉस इंडिया, तो बढ़िया है। नाउ अगर आप देखोगे लेट्स से बैंकिंग में, राइट, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि हम सुबह से उठ के शाम तक जो जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सब में यही भरे हुए हैं। आप फ़ोन करते हो, फ़ोन में लेट्स से फ़ोटो खींचते हो, किसी के साथ बात करते हो, वहाँ पे आपके लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, इमेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है। आप एक फ़ोटो खींचते हो, वहाँ पे एक फ़ोटो खींचने से 10 फ्रेम आते हैं, 20 फ्रेम आते हैं, राइट। स्पेसिफिकली अगर आप सेक्टर्स देखोगे जैसे बैंकिंग फॉर एग्जांपल, हाँ, बैंकिंग में अगर आप आजकल आप अगर बैंक में जाओगे आप देखोगे कि वहाँ पे लोग बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें ऑटोमेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल चैटबॉट, वहाँ पे हर एक बैंक के साथ एक चैटबॉट है। आप चैटबॉट को पूछोगे कि ये जगह, मतलब ये करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, वो आपको बोल देंगे कि इंटरनेट बैंकिंग आप ओपन करो, यहाँ पे वहाँ पे जाओ, उधर से वहाँ पे जाओ, इधर से आप ये ट्रांजैक्शन करो। फ्रॉड डिटेक्शन भी एआई से बहुत आसानी से होता है। हालांकि फ्रॉडस्टर है वो तो डिफरेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, बट फिर भी एआई यूज़ करके फ्रॉड डिटेक्शन काफ़ी हद तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव लोन, लेट से आपको अगर आपको जानना है कि कौन से यूज़र कब लोन लेंगे, राइट, कब वो लेट से क्रेडिट डिसीजन कैसे होगा, ये सब आप एआई यूज़ करके कर सकते हो। ई कॉमर्स में, राइट, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, जब मीशो में, मिंत्रा में कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो जो रिकमेंडेशन आता है कि यू कैन ऑल्सो बाई दिस प्रोडक्ट्स, राइट, ये कैसे हो रहा है? ये तो पूरा ही एआई है, पर्सनलाइज्ड एआई है। फिर से देखिए और एक एग्जांपल है, जैसे लेट से अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो, वो पसंद नहीं आया, वो वापस कर रहे हो, राइट, इसको बोलता है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। ना ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो ई कॉमर्स मार्केट है उसके लिए नुकसान होगा। तो एआई यूज़ करके हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कितने ये RTO के रेट कितने कम हो सकता है। सिमिलरली आप अगर सिक्योरिटी सर्विस में देखोगे तो AI एंड IoT यूज़ करके किस तरीके से कि लेट से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, राइट, कोई भी क्रिमिनल फेस को आपको डिटेक्ट करना है। अब एयरपोर्ट में कैमरास लगा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से आप
चुन चुन के आप वो क्रिमिनल्स के फेस डिटेक्ट कर रहे हो, राइट। सिमिलरली बायोमेट्रिक, राइट, आप थंब इम्प्रेशन यूज़ करते हो, आईज के इम्प्रेशन यूज़ करते हो, ये सब यूज़ करके आप लॉक अनलॉकिंग सिस्टम करते हो, सप्लाई चेन, तो बहुत सारे जगह पे इसकी यूजेज है। आई थिंक इंडिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आई थिंक और भी बहुत कुछ चीज़ करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मतलब मेरे ख्याल से जो रूरल अर्बन जो गैप है, हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ में ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेड काफ़ी अच्छा हुआ है। रूरल प्लेस में अभी भी आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन को और भी आगे बढ़ाना है। हाँ, लेकिन जैसे यूपीआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी इससे इतनी बूम हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रूरल इलाकों में या गांव के इलाकों में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहाँ पर भी लोग इतनी कामयाबी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल यूपीआई, हाँ जी, हाँ आप कंटिन्यू करें। हाँ ना, यूपीआई तो बहुत बड़ा सक्सेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, बट मैं जो ये बोलना चाह रहा था कि आई थिंक जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इजी इंटरनेट एक्सेस, राइट, मोर डिजिटल एडाप्टेशन, राइट, डिजिटल एजुकेशन, ये सब चीज़ थोड़ा और जितना बढ़ाएंगे उतना आई थिंक ये गैप कम होगा। जितना गैप कम होगा उतने ही पूरे इंडिया मतलब कंट्री एज अ होल ग्रो करेंगे। हाँ अरसलान जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि इसके लिए जो एक जो डाटा है, जो डाटा कैप है, जैसे कि आप ये बात कर रहे थे रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, और ये सारी चीज़ों को जितना अगर हम फैलाना चाहते हैं, इसको बहुत बड़ी स्केल पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो डाटा को लेकर या जो चिप को लेकर, या जिस तरीके से अपने आप को इसमें कहा जाए कि खुद तैयारी अपनी रखने की, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि इंडिया की तैयारी वो कैसी है, और अगले आने वाले सालों में किस तरह से इस तैयारी को आप देख रहे हैं? डेटा एआई की तैयारी के लिए काफ़ी हद तक इंडिया ने पहले से पहल की थी, जब एआई का इतना बूम नहीं हुआ था चैट जीपीटी के आने के पहले। तो उस लिहाज से इंडिया की इंडस्ट्रीज़ कुछ हद तक तैयार हैं एआई को अपने ऑपरेशंस में लाने के लिए, लगाने के लिए। वर्ल्ड बैंक, मगर वो मद्देनज़र ये रखने की चीज़ है कि हमारे पास क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीनी सतह पर तैयार है कि नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एंटरप्राइज रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल रिपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, तरक्की याफ्ता ममालिकों के लिए वो रिपोर्ट है। उसको रिपोर्ट का एनालिसिस है कि 49% ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो एंटरप्राइज हैं आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड, उसमें से हर एंटरप्राइज 49% ऑफ द एंटरप्राइज में 4 से 5 दिन माहाना इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है। सेम अगर ग्लोबली बात करें तो 2.7 बिलियन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़े। तो इस लिहाज से हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे, अगर हम तैयार हैं तो हम किस पायदान पर तैयार हैं, हमारे कितने, एक अक्सरियत कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है। हालांकि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया लीडर है इंडस्ट्री में, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, एंड सेम आपके कंसल्टेंसी फर्म्स का, ई कॉमर्स का, जैसा कि अभी सर ने बताया। तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी रेवोल्यूशन को, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए। जो आगे हमें सोचने की और समझने की बात है वो डिप्लॉयमेंट और डिफ्यूजन की बात है, कि किस तरीके से इस एआई का बेहतर डिफ्यूजन हो, डिप्लॉयमेंट हो, अलग अलग सतहों पे, अलग अलग पायदानों पे तरक्की के। प्रोफेसर चक्रवर्ती, एक जो खास सवाल आता है कि इम्प्लीमेंटेशन का भी है और एआई को लेकर हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बात ये भी आती है कि गवर्नमेंट किस स्केल पर किस तरह की मदद करती है, और साथ ही जो रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज़ है, भले ही जैसे कि अगर कोई पीएलआई स्कीम्स लाई जाए और तमाम चीज़ें उसको बढ़ाने के लिए, क्या आप देखते हैं कि उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है आगे आने वाले टाइम में? गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एआई जब बूम हुआ है लास्ट 2-3-4 साल में, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। 2 बड़े इनिशिएटिव मैं जानता हूँ, मैं भी उसका पार्ट हूँ। एक है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जहाँ पे एसेंशियली सस्ते चिप बनाएंगे हम लोग, देसी चिप बनाएंगे हम लोग, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा है एआई मिशन। एआई मिशन में एआई फॉर हेल्थ केयर, एआई फॉर एग्रीकल्चर, मैं तो जानता हूँ ऐसे 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिया गया है 2 आईआईटीज़ को। आईआईटी दिल्ली में फॉर एग्जांपल एआई फॉर हेल्थ केयर में 300 करोड़ फंडिंग हुआ है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे एम्स दिल्ली एंड आईआईटी मिलके हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है। और मैं 2-3 चीज़ जस्ट बोलना चाह रहा हूँ, जस्ट आंकड़ा, कुछ स्टैटिस्टिक्स। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आप बात कर रहे थे, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो रिसेंटली एक मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का एक आंकड़ा है, उसमें अराउंड 174 कंट्रीज़ के उन लोग चीज़ें देखे हैं। एंड दे ये सब कंट्री में मोस्टली 4-5 फैक्टर्स देखे हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज़, इनोवेशन, रेगुलेशंस एंड एथिक्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एंड उसमें देखा गया कि इंडिया के प्रिपेयर्डनेस आउट ऑफ 1 अभी भी 0.49 है, और उसके रैंक है 72। हालांकि चाइना का भी रैंक 31 है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ देखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले सिंगापुर है, उसके बाद डेनमार्क है, US है। तो मेरे ख्याल से रैंकिंग, चलो ठीक है, रैंकिंग ये जो नंबर्स है ये तो जस्ट नंबर ही है, इसको उतना आई मीन वी शुड जस्ट कंसिडर दिस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे मैं 2-3 चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। लो प्रिपेयर्डनेस एंड स्किल गैप बहुत है। जैसे पहले में मैं बोला अर्बन एंड रूरल के जो डिफरेंस है, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी में हम लोग बहुत पीछे हैं। किस तरीके से डेटा को यूज़ किया जाए वेरियस सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में मान लीजिए कोई भी डेटा आ रहा है, इतने सेंसिटिव डेटा है, उसको कैसे यूज़, डेटा तो यूज़ करना ही पड़ेगा। डेटा अगर यूज़ नहीं करोगे तो उसका कोई भी AI मॉडल बना नहीं पाओगे। डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए एवं कैसे यूज़ किया जाए वो देखना पड़ेगा। आधार से इतना डेटा आता है, डिजी लॉकर से इतने डेटा आता है, तो किसी भी तरीके से सेंसिटिव डेटा को लीक नहीं होना चाहिए। अगर यूज़ भी करना है, किस तरीके से प्रॉपर सेफगार्ड करके उसको यूज़ करना है वो देखना पड़ेगा। फिर जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशिंग सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो आई थिंक स्टेट वाइज आप देखोगे कर्नाटक तो सबसे पहले है, वेरएज अगर आप देखोगे स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड बहुत पीछे है। तो इतने गैप अगर होगा तो कंट्री एज अ होल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि चीज़ों को इक्वलाइज किया जाए, स्प्रेड आउट किया जाए, और सारे सेक्टर्स में इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट पीपल कैन यूज़ इट, राइट। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब AI ML के बात होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है कंप्यूटिंग, GPUs, राइट, TPUs। तो वो आपके पास नहीं है। आप बोल रहे हो कि ठीक है आप छोटे छोटे मॉडल बनाओ, छोटे छोटे चीज़ करो, पर अगर आप अदर कंट्रीज को देखोगे, जैसे US में देखोगे, चाइना में देखोगे, इतने डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि उन लोगों के पास ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे किस तरीके से हर एक सेक्टर में उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अभी तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। हमने देखा कि हाल ही में जिस तरीके से चिप का सेमीकंडक्टर के लिए शुरुआत की गई है और तमाम चीज़ें की जा रही है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत बेहतरीन काम होगा इस एरिया में भी। असलान जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रोफेसर चक्रवर्ती बता रहे थे कि इसके लिए हमें एक बड़ी वर्कफोर्स भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एक टेक्निक बदलती है, तो जैसे अगर आप मान लीजिए जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे आपको कंप्यूटर लिटरेट लोगों की ज़रूरत पड़ी थी कि ताकि वो सारी चीज़ें उस हिसाब से चल पड़े। आज जब हम AI का मैक्सिमम अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक वर्क फोर्स को कैसे तैयार करें, उसकी क्या स्ट्रीमलाइन हो, और जैसे एक गैप की बात की जा रही है वो कैसे फेल होगा, और इस सब के लिए क्या एक विजन रहना चाहिए, आपकी समझ से क्या आपको लगता है? वर्क फोर्स तैयारी में सबसे अहम जो एलिमेंट है जो काम करता है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग का एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जिसको AI जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनको अलग नहीं करेगा, दरकिनार नहीं करेगा वो इंसानी क़ुव्वतों को। कुछ ऐसी इंसानी क़ुव्वतें होंगी जिनको वो दरकिनार कर देगा सरासर। सो हमें ये देखना होगा कि हमारी कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं जो AI के सब्स्टिट्यूट हैं और कुछ जो AI के कॉम्प्लीमेंट हैं। अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे का जो एनालिसिस था उसके मुताबिक 25% ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट are exposed to AI, out of which 14 to 16% are highly complementary to AI services। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी स्किल्स जो है, हमारी वर्कफोर्स जो तैयार हो रही है वो AI के कॉम्प्लीमेंट में तैयार हो, ना कि उसके सब्स्टिट्यूट में तैयार हो। इसकी तैयारियाँ वोकेशनल ट्रेनिंग से शुरू हो सकती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस बारे में बताया जा सकता है। हालांकि जो रिसर्च अभी सामने आ रही है AI और वर्कफोर्स से रिलेटेड वो काफ़ी प्रेडिक्टिव रिसर्च है। हाल ही में आचे मुगलू साहब प्रोफेसर ने भी लिखा था जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और ILO की भी खुद की रिसर्च है। अलग अलग तरीके के नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं जो कि वेरी करते हैं। यूरोप में अगर बात की जाए तो 45 to 60% ऑफ द वर्कफोर्स डिस्प्लेसमेंट की सेम मेथोडोलॉजी या अलग मेथोडोलॉजी से वो US में 9% पे आ जाता है।
तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे बेस्ड हैं कि वो किस तरीके से वर्कफोर्स को इफ़ेक्ट करेगा। तो जैसा कि हमारे इकोनॉमिक्स सर्वे में एंड हमारे खुद सरकार का इकोनॉमिक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र्स का भी ये था कि हमें वी आर ऑन एन अनचार्टेड वाटर विथ एआई राइट नाउ, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि हम अनचार्टेड वाटर्स पर हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी कॉम्प्लीमेंट जॉब है जो हमें साफ साफ बज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि वाज़ेह है कि ये कॉम्प्लीमेंट करेगा एआई को। तो हमें उन जॉब्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, उन वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग आपके यूनिवर्सिटी लेवल या प्री यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू हो सकती है, एंड जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है कि आपका जॉब जो कॉम्प्लीमेंट कर सके, ना कि सब्स्टिट्यूट बने एआई का। बिकॉज इवेंचुअली अगर आपका टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट बनता है तो थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखा गया है कि वर्कर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से हमें बचाना होगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा डर रहता है जब कोई नई तकनीक आती है तो कि कितनी जॉब्स पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि जॉब को कॉम्प्लीमेंट करें, ह्यूमन को कॉम्प्लीमेंट करके हम टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सिक्योरिटी का भी आता है। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक एआई सेफ इन्वायरमेंट हम बनाएं कि मतलब जैसे आज सारी टेक्निक्स हमारे सामने है लेकिन काफ़ी डर भी रहते हैं, कभी साइबर फ्रॉड है और तमाम तरह की चीज़ें। तो एक सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, क्या एक एथिक्स होना चाहिए, रेगुलेशन, वो भी एक बहुत अहम मसला है। आप क्या कहेंगे? सो एआई में एक फील्ड है, रिस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं उसको। रिस्पॉन्सिबल एआई में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग बनाते हैं एआई को रिलायबल, सिक्योर, अनबायस्ड एंड फेयर। ओके, आजकल आप देखोगे जिस तरीके से एआई यूज़ होता है, जैसे सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में डीप फेक है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग हेट स्पीच फैलाते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस तो भयंकर है, रायट है, बहुत कुछ होता है, राइट। तो आई थिंक रेगुलेशन, एथिक्स, दीज आर मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा और आपको ये सेक्टर टू सेक्टर रेगुलेशंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स से एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आप किस तरीके से चैट जीपीटी लाइक टूल को यूज़ करोगे। आजकल तो स्टूडेंट्स लोग चैट जीपीटी यूज़ करके असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी देखा हूँ कि मैं टीवी में बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी देखा हूँ कि टीचर लोग भी चैट जीपीटी यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। दिस इज़ हॉरिबल। मतलब ठीक है, आप यू कैन यूज़ दिस, बट आप उसका ऑथेंटिसिटी देखो। मैं खुद इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं ये देखा हूँ कि चैट जीपीटी इस तरीके ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो देख के शायद आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पर उसका शायद आंसर है नहीं। बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस को उन लोग वो बोल देंगे। तो आई थिंक ये रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन IT सेक्टर्स, इन एजुकेशन, इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर्स एंड अदर सेक्टर्स। मैं जैसे बोल रहा था डेटा लीकेज के बारे में, राइट। सो मान लीजिए मेरा एरिया है, मैं AI यूज़ करता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ जो मतलब जो डॉक्टर्स है, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, उन लोगों के लिए मैं AI टूल बनाता हूँ सो दैट व्हेन डॉक्टर्स इंटरेक्ट विद पेशेंट्स थोड़ा जल्दी से समझ पाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। वहाँ पे जो डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट, वो डेटा किसी भी इतने पर्सनलाइज्ड डेटा है, इतने प्राइवेट डेटा है, वो डेटा किसी भी तरीके से लीक नहीं हो सकता। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ना, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। मतलब जिस तरीके से जनरेटिव AI मॉडल्स ग्रो कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, एथिक्स इम्पोज करते जाओगे तो इनोवेशन नहीं होगा। बिल्कुल, राइट। एक बच्चे को सोचो, एक साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, वो पूरे वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब उसको बोल रहे हो कि भाई उधर मत जाओ, वो चीज़ मत उठाओ, तो वो तो ग्रो ही नहीं करेगा। तो आई थिंक शुरू में ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनोवेशन का भी स्कोप देना चाहिए एंड एथिक्स, रेगुलेशन का भी स्कोप देना चाहिए। जितने चीज़ें मैच्योर होते जाएंगे उतना आई थिंक ज़्यादा रेगुलेशंस, एथिक्स एंड अदर जो पॉलिसीज़ हैं वो इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। शुरू में आई थिंक थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही जोड़ूंगी मैं यहाँ पर। रसलान जी, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे प्रोफेसर चक्रवर्ती बता रहे हैं कि वाकई अगर इनोवेशन की बात की जाए तो स्काई इज़ द लिमिट AI के साथ। तो अगर हम इकोनॉमी को इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या आपको लगता है इनोवेशन और उसके साथ एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से जुड़ा हुआ है, तो कहाँ तक हमारी इकोनॉमी पहुँच सकती है? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है, और जो कि एक विजन है खुद हमारे भारत के लिए कि 2047 तक एक विकसित और एक पूरी तरीके से कामयाब भारत हमको बनाना है। तो ये इनोवेशन के साथ इकोनॉमी को जोड़ के AI
कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? जी, ये काफ़ी बड़ा एक गेम चेंजर ऑलरेडी साबित हो चुका है। हमें देखना है कि जैसे इनोवेशन की जब बात आती है तो इनोवेशन पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा जो सेमिनल वर्क है वो शम्पीटर का है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है, कि एक सरमायादारी जो निज़ाम है वो अपने आप को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू बदलता और अपने ढालता है। तो इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे अलग अलग ना चलें। हमारा ऐसा ना चले कि हम इनोवेशन जो कर रहे हैं वो इस हाई कॉस्ट पेटेंट के थ्रू हो रही है कि जो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एआई का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इस तरीके से इस्तेमाल हो, वो इस लहजे से इस्तेमाल हो कि वो आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं, जो आपके डेवलपमेंट के जो जितने भी ज़्यादा वो होते हैं, आपके फ्रूट्स जो वो होते हैं, वो किस लिहाज तक आम पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इफ़ेक्ट भी देखना चाहिए इनोवेशन का, क्योंकि हमारा और इनोवेशन जो चला वो होता है, जो ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन है उसमें R&D एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, स्टेट R&D एक्सपेंडिचर भी उस पर ज़रूरी है, और कोलैबोरेशन विद पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें इनोवेशन के लिए एआई का इस्तेमाल, सेक्टर्स भी डिफ़ाइन हमें होने चाहिए कि हमें किस हेल्थ सेक्टर में, किस लहजे पे, किस तर्ज पे इनोवेशन की ज़रूरत है। सेम गोज़ फॉर एग्रीकल्चर के किस दर्जे पे हमें इनोवेशन की वहाँ पे ज़रूरत है, और वो इनोवेशन सबके लिए अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि इनोवेशन वो हाई पेटेंटिंग कॉस्ट पे, जो कि हम लोग उसको वेलफेयर लॉस कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि वेलफेयर लॉस में ना चली जाए, वो इनोवेशन एक वेलफेयर गेन्स में जाए जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हों, ज़्यादातर आम से आम लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे, तब जाकर के वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एक निचले तबके से उभरने का वो ज़रिया बनेगा। यानी कि गोल जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रहना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रोफेसर चक्रवर्ती इस पर? मैं अगेन 2-3 स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ। मैं स्टैटिस्टिक्स पसंद करता हूँ तो 2-3 स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करता हूँ। 2024 में एक सिस्को का रिपोर्ट आया, उसमें बोला है कि 18% ऑफ फर्म्स इन इंडिया आर रेडी टू अडॉप्ट एआई, राइट, 18% ओनली, राइट। मैं रिसेंटली और एक आंकड़ा दिख रहा था, वहाँ पे बोल रहा है कि 75% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया दे हैव लो एंड मिडिल लेवल एआई स्किल। आई थिंक ये आंकड़ा बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। जब तक ये आंकड़ा नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चीज़ एआई इंडिया में एआई एज अ इनोवेटिव थिंग्स वो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे आंकड़ा है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है। PwC का एक ग्लोबल एआई स्टडीज़ है, वहाँ पे उन लोग बोल रहे हैं कि अगर आप बाई 2030 अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे कोई एआई सेक्टर के लिए, वो जनरेट करेंगे $4.6 इन रिटर्न, राइट। तो इससे पता चलता है कि ये कितने गेम चेंजिंग है, एआई एज ए होल ये कितने गेम चेंजिंग है, ये पता चलता है। बट आई थिंक अगेन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जब आता है, आई थिंक वी आर डूइंग गुड। आप वेरियस सेक्टर्स देखोगे, मैं जैसे बोला एजुकेशन में भी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हायर एजुकेशन में मैं जानता हूँ स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन में भी आजकल एआई इंटीग्रेटेड हुआ है, कोर्स में भी डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे एआई तो सब्जेक्ट है ही। बहुत सारे IITs में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे एआई डिपार्टमेंट खुला है, एआई स्कूल खुला है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एआई ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप। जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जैसे गूगल मान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM, इन लोगों के साथ अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एकेडमिक्स के प्रॉपर पार्टनरशिप हो, और वो पार्टनरशिप अगर इम्प्लीमेंटेड हो लो लेवल पे भी, राइट, वो बहुत बढ़िया होगा। और वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं उसको कोई ना कोई तो इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसे बड़े बड़े कंपनी इम्प्लीमेंट करेगा या फिर स्टार्टअप, राइट। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को कि जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉपर डिफरेंट सेक्टर्स में उसको जाके यूज़ कराया जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात की। इसके साथ ही एक अहम सवाल जुड़ता है चैलेंजेस का भी। क्या इसमें आप एक मेजर चैलेंजेस देखते हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको टैकल करना पड़ेगा? ये जैसे हम चैट
जीपीटी की बात करें तो कितना ये ग्रो करेगा, इसमें बॉटलनेक्स कहाँ पर हैं, मतलब एक मेजर चैलेंज आप इस फील्ड में कहाँ देखते हैं? मतलब आप जो बोलना चाहते हो कि जैसे चैट जीपीटी जैसे टूल, राइट, जो आजकल लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, तो ये जब ग्रो करेगा इसका बॉटलनेक क्या हो सकता है? देखिए, एक तो बॉटलनेक जो मेरे को लगता है कि वो है डेटा खत्म हो जाएगा। ये सब मॉडल ट्रेन कैसे होता है? ये सब मॉडल ट्रेन होता है इंटरनेट से डेटा लेके। इंटरनेट का सारे डेटा स्क्रैप हो चुका है, सारे डेटा क्रॉल हो चुका है, अभी डेटा बचा नहीं है। तो मॉडल को अगर और भी इंटेलिजेंट करना है तो हम लोगों को नए तरीका ढूंढना पड़ेगा मॉडल को और इंटेलिजेंट करने के लिए। दूसरा चीज़, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ दिस मॉडल जैसे चैट जीपीटी जैसे मॉडल है, वो ज़्यादातर ट्रेंड है, जो ट्रेनिंग हुआ है उसका टेक्स्ट डेटा के ऊपर। हालांकि बहुत सारी इमेज डेटा भी यूज़ होता है, पर अभी तक मेजर जो मोडालिटीज़ है ट्रेनिंग का वो टेक्स्ट डेटा है। बट हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टेक्स्ट, स्पीच, इमेजेस, वीडियोस एज वेल एज जो परसेप्शन होता है, ह्यूमन परसेप्शन, वो किस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा चैट जीपीटी जैसे टूल, जनरेटिव एआई जैसे टूल को लेके। एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, AGI। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत मतलब रिनाउंड रिसर्चर के साथ बात कर रहा था। वो मेरे को बोल रहे थे कि ये टर्म तो यूजलेस है, हम लोगों को वर्ल्ड्स मॉडल देखना पड़ेगा, किस तरीके से एक वर्ल्ड के परसेप्शंस होता है वो किस तरीके से इस तरीके के चैट जीपीटी के मॉडल के साथ इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, डेटा के बारे में इतने सारे बात हो रहा है, राइट, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। मैं एक चीज़ बहुत मानता हूँ, डेटा ओनरशिप। जैसे हम लोग कार ओन करते हैं, हम लोग लैंड ओन करते हैं, वैसे डेटा को भी ओन करना पड़ेगा। मतलब डेटा में अगर किसी भी लीकेज हुआ या फिर डेटा में अगर कोई इश्यूज है, उसका जिम्मेदारी, उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर आना चाहिए। तो ये डेटा ओनरशिप आई थिंक ये लोगों के ऊपर नहीं, मतलब लोगों का आजकल नहीं है। लोग डेटा यूज़ कर लेते हैं, किसी भी लोगों का डेटा ले लिया, उसको यूज़ करके ट्रेन कर दिया, एक मॉडल बना दिया। आई थिंक उससे नहीं चलेगा, ये भी एक बॉटलनेक है। मेरे ख्याल से इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। ये एआई एथिक्स की बात भी जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है। यही अरसलान जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप भी इस फील्ड में क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि इतना डायनामिक ये फील्ड है, लगातार इसमें बदलाव हो रहा है, हर दिन बदलाव हो रहा है। तो क्या चीज़ पे फोकस रख के चला जाए और किस तरीके से इसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाया जाए, वो कैसे होगा? मैं बात करूँगा यहाँ पे एक हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव की, जो कि हमारा एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, ह्यूमन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव होना चाहिए एआई को लेकर के। उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम चैलेंजेस में सबसे पहले एक जो चैलेंज हमारा जो कि डिफ्यूजन का है उस पर एड्रेस करें कि एआई इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन कंट्रोल। आप उसके हाथ में अब नहीं रहा कि इट इज़ नॉट टेंजिबल टू बी कंट्रोल्ड, वो आ चुका है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू फेस इट। तो एआई का जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी हिंदुस्तान भी नहीं, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, वो है लेबर फोर्स सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और कम्प्लीमेंटरिटी का चैलेंज है कि आप अपनी इकोनॉमी में कैसे एआई को इंटीग्रेट करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है डेवलपमेंट चैलेंज। हमारी जितने भी पूरा इकोनॉमी का जो ओरिएंटेशन है, इट इज़ ओरिएंटेड टू डेवलप, मेक अस एज अ डेवलप नेशन। हमारा प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ करने के लिए, गुर्बत ख़त्म करने के लिए, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए होना चाहिए। ये एआई का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल हो सकता है अभी, वो इसी तरीके से हो सकता है कि वो हमारी इकनॉमी में किस तरीके से बेहतर इंटीग्रेट करे और वो हमारे डेवलपमेंट में किस तरीके से हमारे साथ दे, इन्हेंस करे और उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट लेकर के हम आगे चल सकें। उसके अलावा एक सबसे बड़ा चैलेंज जो सर ने भी हाईलाइट किया वो है रेगुलेशन का चैलेंज। एआई का जो भी इस्तेमाल हो रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, एक डिस इन्फॉर्मेशन के लिए, डीप फेक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक माशरे में ख़राबी पैदा करने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे रेगुलेशन का मुझे लगता है कि ज़्यादा संदर्भ आना चाहिए। मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो सर ने बोले। जिस तरीके से जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े मॉडल्स, राइट, आप नाम सुनोगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं इसको। जिस तरीके से इस मॉडल ट्रेन होता है ना, जो अमाउंट ऑफ कार्बन इट जनरेट्स, वो इन्वायरमेंट में कितना भयंकर इफेक्ट करता है वो कोई सोचते नहीं है।
कोई सोचते नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े मॉडल इतने दिनों के लिए आप ट्रेन कर रहे हो, उसके कार्बन फुटप्रिंट कितने हैं, ये इसको सोचना पड़ेगा। तो रेगुलेशन डेटा में आना चाहिए, मॉडल में भी आना चाहिए, और इसमें भी आना चाहिए कि आपको एक हद तक यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत यूज़ करो। ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियलिटी, जो बोले फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स अ रियलिटी। उसके साथ अगर एआई को मतलब एआई है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, उसके वजह से अगर और ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूट करोगे तो मुश्किल है ना। प्रोफेसर चक्रवर्ती, यही आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें आप क्या देख रहे हैं, कितना लेवल इंक्रीज हो सकता है? कई आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि कई फोल्ड इंक्रीज हो सकता है, बहुत ही आगे चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कैसे पॉजिटिव तरीके से ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा? प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएगा डेफिनेटली, जॉब रिप्लेसमेंट होगा डेफिनेटली, इस ऑल दिस थिंग्स आर रियलिटी। इनफैक्ट मैं तो सबको बोलता रहता हूँ कि देखो ये सब लोग जब बोलते हैं कि एआई विल टेक माय जॉब, एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट समवन विद एआई स्किल विल टेक योर जॉब। ओके, तो आपको एआई सीखना पड़ेगा। अगर आप रिजिड हो कि नहीं मैं नहीं सीखूंगा, मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं नहीं सीखूंगा, मैं लेट्स से एंकर, राइट, न्यूज़ एंकर, लेट्स से एडिटर, राइट, लेट्स से न्यूज़ एडिटर, लेट्स से बैंकिंग सेक्टर में कोई एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, उसको भी यही सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके मैथमेटिक्स पढ़ो, वो कैसे ऑप्टिमाइजेशन होता है ये पढ़ो, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब टूल सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मतलब जितने सारे ऑटोमेटेड जो प्रोसेसेस हो सकता है उसको तो वहाँ पे डेफिनेटली एआई रिप्लेस करेंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम जब भी मान लो लेट्स से कोई एक बड़ा सा चीज़ को छोटा करना है, बड़े से कोई न्यूज़ आर्टिकल से उसको छोटा करना है, या फिर 3 घंटे का स्पीच है उसको 5 मिनट में करना है, एआई कर देंगे। पर एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप का मतलब है कि एआई जो जनरेट किए हैं उसको ह्यूमन को वेरीफाई करना पड़ता है, नहीं तो उसमें इतने सारे हेलुसिनेटेड आउटपुट्स हैं, वो बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन का रोल होंगे, राइट। इनफैक्ट जब अब जैसे बोल रहे थे, जब कंप्यूटर आया, जब ये C++ प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, राइट, इतने सारे आईटी सेक्टर्स खुले, लोगों को लगा कि अरे ये तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे भी दूसरे तरीके के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट आया, लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगे, आईटी पढ़ने लगे, राइट। यहाँ पे भी एआई पढ़ना पड़ेगा। एआई पढ़ के जब एआई मॉडल जब बनेगा, उसके जो आउटपुट आएगा उसको वेरीफाई करना है, एआई मॉडल के स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए लोग चाहिए होंगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एआई इज अ काइंड ऑफ अ डबल एज स्वॉर्ड। ऑन द वन हैंड आप जॉब ले लेंगे, ऑन द अदर हैंड वो जॉब देंगे भी, तो उसके लिए स्किल सेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सभी महसूस कर रहे हैं। और अरसलान जी, जैसा कि बात कर रहे थे प्रोफेसर चक्रवर्ती, यही जानना चाहेंगे कि सिर्फ जब एआई डेवलप होगा आज तो इतनी ज़रूरत बन जाएगी, जैसे बता रहे हैं कि कोई भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। तो ऐसे में उसके साथ साथ वो और भी, अब कहा जाए कि साथ में और वोकेशन भी डेवलप करेंगे, सिर्फ एआई के मास्टर्स ही नहीं, उससे अगर कुछ खराबी हो रही है, कुछ और चीज़ें हैं, उससे रिलेटेबल फील्ड हैं, वो सारी में भी तो वोकेशंस होंगी। तो उसको कैसे संभाला जाएगा और उससे किस तरह से बेहतरी से काम करते हुए फ़ायदा मैक्सिमम लेने की कोशिश होगी? जी, मिस इन्फॉर्मेशन का जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल हमारे गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ का होगा कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे माशरे में ख़राबी पैदा करती है उसको आइडेंटिफाई करें। तो उस लिहाज से उस तरीके से ट्रेनिंग देना, उस लिहाज उतना ओरिएंटेशन देना कि किस तरीके से वो चलेगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे EU की जो गाइडलाइंस हैंगी, EU AI गाइडलाइंस हैं, या GDPR एक्ट है EU का, वो काफ़ी एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम देता है, साथ ही साथ एक इनोवेशन का स्कोप भी छोड़ता है। और एट द सेम टाइम वो ये भी देखता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ना हो, AI का मिसयूज़ ना हो। तो इस तरीके का रेगुलेटिव फ्रेमवर्क हमें बनाने की ज़रूरत है, और इन बनाने में जाहिर सी बात है कि हमें एक्सपर्ट्स भी चाहिए, जिसमें लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ हमारे AI एक्सपर्ट्स भी होंगे, CS एक्सपर्ट्स भी होंगे, और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी होंगे, कि वो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बैलेंसिंग एक रेगुलेशन फ्रेम कर सकें इसके अराउंड, कि कैसे उसका मिसयूज़ ना हो AI का।
जी, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि उसमें उसका मिसयूज़ ना हो। तो क्या लगता है प्रोफेसर चक्रवर्ती कि और सारी क्या चीज़ें हैं जिस पे अभी स्कोप बाकी है काम करने का? रेगुलेशन की बात की, एथिक्स की बात की, सिक्योरिटी सेफ्टी की बात की। इसके अलावा अगर अगर बात की जाए कि एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, जैसे आप बता रहे थे कि कई लोग जो है वो चीज़ें नहीं करना चाहते कि हम नहीं सीख पाएंगे या ये क्या नई टेक्नोलॉजी है, नहीं सीख तो पाएंगे, ये सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। वो ऐसे टूल्स क्या हैं कि जो एक आम आदमी के लिए उससे वो इसे वाबस्ता हो सके, इसको आसानी से सीख सके और उसके लिए उतना मुश्किल ना लगे और एक हमारे पूरे एक लाइफस्टाइल का ये एक कहा जाए कि पार्ट बन जाए? नहीं, बिल्कुल। मतलब सॉरी, मतलब जो आपको मैं जो इंटरप्ट किया, मैं दो चीज़ बोलना चाह रहा था। एक तो है कि सीखना डिफिकल्ट है, हाँ। और एक सीखेंगे नहीं। हाँ। दोनों में डिफरेंस है। सीखना डिफिकल्ट है, उसको आप सिखा सकते हो। जी। जो सीखेंगे नहीं उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये बोलना चाह रहा था कि रिजिडिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा और इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। और आई थिंक एक तो जैसे सर ने बोल रहा था वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये सब तो है ही, उसके साथ मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल जिस तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जिस तरीके से दिया जाता है ना, डिजिटल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, यूजिंग गेम्स, राइट, कोई एक गेमिफाइड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, या फिर इंटरेक्टिव बोर्ड वर्क जिसको बोलते हैं, उस तरीके से अगर आप एआई एजुकेशन दोगे, लेट्स से रूरल, आई एम मोर कंसर्न अबाउट रूरल पीपल, क्योंकि मेरे को पता है कि अर्बन में, सिटीज़ में लोग अडॉप्ट कर लेंगे, वो रूरल में थोड़ा एडाप्टेशन करने में टाइम लगता है। और मैं चाहता हूँ कि ये टाइम भी कम हो, क्योंकि कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, लेट्स से, ठीक है, मैं वहाँ पे भी देखा हूँ कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बहुत है, पर उन लोग बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इच्छा है सीखने का। यहाँ पे भी आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट तो कोशिश करेंगे ही, पर आई थिंक लोकल लेवल पे थोड़ा सा, अगर और भी स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, डिवीज़न, सब डिवीज़न लेवल पे अगर थोड़ा सा और एजुकेशन के मतलब मैं जब एजुकेशन बार बार बोलता हूँ तब मैं ये बोलना नहीं चाहता कि आप जाके कोई एआई के कोर्स पढ़ो। मैं बोलना चाहता हूँ कि एआई के जो टूल्स आजकल लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बोल रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन, राइट, तो लोग हर टाइम व्हाट्सएप खुल के बैठे हैं, फेसबुक खुल के बैठे हैं, इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है रिलेटेड टू, लेट्स से पॉलिटिक्स, कोई मूवी, राइट, कोई सोसाइटी, कास्ट, रिलीजियन, इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो आप लोगों को आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जब मैं स्प्रेड करूँगा, किसी के साथ शेयर करूँगा, उससे पहले 2 बार सोच लूँ कि ये हो सकता है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर ये एआई जनरेटेड तो नहीं है। ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। असलान जी, आप चाहूँगी कि लास्ट में आप इसको बताएं, इसको थोड़ा कंक्लूडेड रिमार्क दें कि किस तरीके से ये जो पूरा एआई है वो हमारी इकोनॉमी को रीशेप करेगा, ग्लोबल स्तर पे रीशेप कर रहा है, और जो एक इंडिया की विजन है इकोनॉमी की, उसको ये किस तरह से रीशेप करेगा। एक कंक्लूडिंग आपका छोटा सा रिमार्क। देखिए, एआई का जैसे कि अभी हाल ही में आपने जो पूछा था कि इट इज़ अ गेम चेंजर, यस इट इज़ अ गेम चेंजर। हमारा जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो डिवाइडेड है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में, एआई इज़ द ओनली पोटेंट टूल। वो एक वाहिद एक ऐसा टूल है जो तीनों सेक्टर्स को या तीनों एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। वो एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है सॉइल हेल्थ टेस्टिंग फैसिलिटी या प्रिसीशन एग्रीकल्चर के थ्रू, वो मैन्युफैक्चरिंग को इफ़ेक्ट कर रहा है बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स के थ्रू, वो सर्विसेज को इफ़ेक्ट कर रहा है जनरेटिव एआई, जैसा कि सर ने भी बताया कितना इस्तेमाल होता है रिसर्च में, फर्म्स में, ई कॉमर्स में। तो हमारी इकोनॉमी को पूरा जो है वो इनकलकेट कर चुका है एआई पूरा एक तरीके से। तो उसमें अब जो आगे का हमारा नज़रिया है वो यही नज़रिया होना चाहिए कि कैसे हम उसमें बेहतर से बेहतर इजाफा करें कि हमको उसका जो आउटपुट है वो ऑप्टिमम मिले। सब ऑप्टिमल आउटपुट पे हम ना रहें, हम बेहतर एक वर्कफोर्स तैयार करें, एक ऐसी इंडस्ट्री और वैसा एक सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग ऐसी इंडस्ट्री तैयार करें और एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहाँ पे एआई का बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे इजाफे के लिए हो सके। शुक्रिया। प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप भी कुछ इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क? मैं डेफिनेटली मैं 3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक तो मतलब AI as a मतलब me as a consumer of AI, me as an innovator of AI, and me as a government, I mean
एज अ गवर्नमेंट स्पोक पर्सन वॉट एवर, राइट? सो कंज्यूमर के लिए AI एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AI टूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटर के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगेन ये मेरा ओपिनियन है इनोवेटर के लिए, कि आपको ये भी मतलब AI इज़ इम्पॉर्टेंट, AI इंटीग्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हर छोटे छोटे चीज़ों में AI ज़रूरत नहीं है। AI बेस्ड टूथपेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? वेयर एज AI बेस्ड ट्रैक्टर में भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता रहता हूँ, मैं भी कुछ इवैल्यूएशन कमेटी में पार्ट लेता हूँ जहाँ पे वो स्टार्टअप के लिए ग्रांट देता है, तो मैं देखता रहता हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों में लोग AI लगा देते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग एक्सीलेंट, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन लेवल में थोड़ा सा फोकस करे तो बेटर होगा। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि AI विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमी, बट लेट्स मेक श्योर इट बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी। तो हम कह सकते हैं कि AI जो है वो फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। आप दोनों लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, शिरकत की, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसको लेकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecial@gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।